सब्सिडी मिलती, बिल्कुल बैंकिंग लोन में सब्सिडी मिलती, एग्रीकल्चर लोन में सब्सिडी मिलती और होम लोन में सब्सिडी मिलती। मास्टर बिल्कुल सही बोल रहा, नोट में लिखा, समझ आ रहा, पल्ले पड़ रहा। अब गवर्नमेंट डिफेंस में खर्चा कर रही, पैसा दे रही आर्मी के लिए, आर्मेड एम्यूनिशन खरीद रही गवर्नमेंट। मास्टर सही बोल रहा, नोट में लिखा, समझ आ रहा। अब गवर्नमेंट टैक्स आता, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स भी आता, इनडायरेक्ट टैक्स भी आता। अब इनडायरेक्ट क्या होता, डायरेक्ट क्या होता, इसको अंडरलाइन करो, आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। टैक्स क्या होता ये तो आपको थोड़ा होता पता है। अब मास्टर बोलता गवर्नमेंट पैसा खरीदती, गवर्नमेंट के पास पैसा आता पब्लिक बोरोइंग से, यानी कि गवर्नमेंट लोगों से उधार लेती। अरे ये बात पल्ले नहीं पड़ रही। ये गवर्नमेंट बॉन्ड का होता पता नहीं चल रहा, केवीपी का होता, एनएससी का होता पता नहीं चल रहा। तो अभी सुनने में कहा जाता, आपको सुनने में कहा होता, सुनो चुप कर। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ये भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अब ये पल्ले पढ़ाते हैं हम आपको, तो चलिए अगले पेज पे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने नोट्स को हाईलाइट कर दिया है। चलिए अब अपने नोट्स को, यानी कि आपके नोट को मैं बोलता हूं खाता किताब, अपनी खाते के बीच डालिए पेन और खाते को कर दो बंद और जरा टेंशन लगा के पीछे आराम से रिलैक्स होके सुनते जाओ हमारा ज्ञान अगला। ये देखो गवर्नमेंट बॉन्ड का होता। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, तो सुनिए। देयर आर इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट borrows money from the public for generation of revenue is known as government bond। देखिए, क्या आप में से किसी के पेरेंट्स ने आज तक डाकखाने में पैसे जमा किए? बैंक में तो पैसे जमा करते आप, क्या डाकखाने में पैसे जमा किए आपने? किए हैं। जब आप डाकखाने पे पैसे जमा करते, अच्छा आप बैंक में पैसे जमा करते हो, आपके पास क्या सबूत है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया? चलो सवाल पासबुक और क्लियर करते हैं। मैं खुद ही स्टूडेंट बनूंगा, खुद ही टीचर बनूंगा, खुद ही सवाल करूंगा, खुद ही जवाब बनाऊंगा और जो कसर रही तो लाइव सेशन में लूंगा आपका। आपने बैंक में 1000 रुपया जमा कर दिया, क्या सबूत है आपके पास कि आपने बैंक को पैसा दिया? आपके पास बैंक की एक नोटबुक है, पासबुक है ना, पासबुक। पासबुक पे लिखा एंट्री करके कि इस बंदे ने फलाने अकाउंट में, फलानी बैंक में, फलाने ब्रांच में पैसा जमा किया 1000 रुपया और ये बंदा कभी भी पैसा निकाल सकता, ये बंदा उस 1000 रुपए का मालिक है। कर दिया 1000 रुपए जमा। अब आप चले गए डाकखाने पे, डाकखाने पे आपने 1000 रुपया जमा किया, डाकखाने की तो कॉपी नहीं है। अब क्या होगा? डाकखाने वाला आपको एक पेज देगा, एक पत्र देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इस बंदे ने 1000 रुपया डाकखाने में जमा किया और इतने साल के बाद ये निकालेगा। उसी पेज को बोलते गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या बोलते? गवर्नमेंट बॉन्ड। यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड कोई खाने वाली चीज नहीं होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड कोई बड़ी टेक्निकल टर्म नहीं होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक ऐसा कागज होता है जिस कागज पे लिखा होता है कि इस बंदे ने हमारे डाकखाने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट ऑफिस में इतना पैसा जमा किया। अब जब हम डाकखाने में पैसा जमा करते, दो तरीके से जमा करते, गौर से सुनना, बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा आज। एक होता एनएससी, एक होता केवीपी। एनएससी का मतलब होता नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब पहले सुनते जाओ एनएससी होता क्या, जरा ज्ञान की बातें सुनो 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 सुनो। जब हम डाकखाने में पैसे जमा करते या जब हम बैंक में पैसा जमा करते, दोनों में क्या फर्क है? अगर बैंक बना पैसे जमा करने के लिए तो डाकखाना काहे? सबसे पहली बात कि बैंक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है या बैंक सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट डाकखाना टोटली गवर्नमेंट का होता है। तो डाकखाने में पैसा जमा किया हुआ डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है। इसलिए जो बंदा डाकखाने में पैसे जमा करता उसको बैंक के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। क्या? ज्यादा इंटरेस्ट। तो सुनते जाओ, जब हम आज चलेंगे बैंक में,
सुनते सॉरी, आप चले गए डाखाने पे, 1000 रुपया लिया और डाखाने वाले को बोला अंकल अंकल हमने 1000 रुपया जमा करना आपके डाखाने में, तो बोलेगा अच्छा वेरी गुड, ये लो एक कागज, वो आपको एक कागज देगा, उस कागज के ऊपर लिखा होगा NSC, क्या लिखा होगा NSC, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि इस बंदे ने 1000 रुपया डाखाने में जमा किया और उसमें आपका नाम, आपका रहना, आपका जहां जहां आप रहते, आपका नाम पल्ला नंबर ये सब लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा आपने जो पैसा जमा किया उस पे आपको करंट रेट मिलेगा 8%। कितना मिलेगा? 8%। एक बार फिर से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करंट रेट कितना होता? 8% इंटरेस्ट। अब मैंने यहाँ पे करंट लिखा, क्यों? क्योंकि ये चीज जरूरी है। यहाँ पे लिखा हमने करंट। करंट क्यों लिखा? सुनते जाओ। हर 3 महीने के बाद ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये चेंज होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज होता है 3 मंथ के बाद। अब आप अपने नोट्स, पहले वीडियो रोको, यहाँ पे नोट खोलो और यहाँ पे लिखो क्या? हर 3 महीने के बाद ये चेंज होता है। जब आप पेपर देने जाओगे तब गूगल करना करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर NSC, तो 8%, 7%, 9% जो होगा वहां पे लिखना है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये भी याद रखना, दिस इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट। एक बात ये। दूसरी बात, ये जो NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये कौन इशू करता है? क्या ये बैंक इशू करता है? नहीं, ये इशू करता पोस्ट ऑफिस। कौन करता? पोस्ट ऑफिस। अब सुनिए अगली, ये एक एक पॉइंट जो है ये MCQ बनता है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है NSC का? यानी कि अगर हमने आज पैसा जमा करवा दिया, क्या कल सुबह उठ के मुंह उठा के हम डाखाने को बोलेंगे डाखाना डाखाना हमने जो पैसा जमा किया था हमें वापस दे दो, मोड़ के दे दो, हमें बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी? तब डाखाना बोलेगा कि भाई NSC की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े हो का, आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद पैसे में 8%, 8%, 8% इंटरेस्ट पढ़ पढ़ के वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मजा करना, गाड़ी खरीदना, शादी करना, जो मर्जी करना, 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। इसको बोलते मैच्योरिटी पीरियड। तो बताओ व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ NSC? तो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ NSC इज 5 ईयर। इशू कौन करता? पोस्ट ऑफिस। लॉक इन पीरियड क्या होता? 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद ही पैसा निकलता है। ये 5 साल के बाद। अच्छा एक बात को एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने पैसा जमा कराया, आपने 3 साल के बाद बोला नहीं जी मुझे पैसा चाहिए। तो अब अगर आपको डाखाना पैसा वापस देगा तो जितना आपने 1000 जमा किया था वही मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट तब मिलेगा जब आप लॉक इन पीरियड 5 साल के बाद पैसा निकालोगे तभी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एक और खास बात, NSC में जो पैसा जमा करते, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे टैक्स लगाती? उस पे टैक्स नहीं लगता, मगर अगर 1.5 लाख या उससे कम पैसा हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लगाएगी। अगर उससे ज्यादा पैसा हो जाए तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैसे पे भी टैक्स लगाएगी, यानी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करता पोस्ट ऑफिस। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल, यानी कि 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हर 3 महीने के बाद ये इंटरेस्ट बढ़ता, चेंज होता है। लॉक इन पीरियड 5 साल। NSC टैक्स एग्जेम्प्टेड, जब 1.5 लाख से नीचे पैसा हो तो गवर्नमेंट इस पे टैक्स नहीं लगाती। अब एक बात यहाँ पे और नोट खोल के लिख दो, डिनोमिनेशन। क्या? डिनोमिनेशन, यानी कि हम कितने कितने पैसे जमा करा सकते इसमें, तो सुनते जाओ। हम इसमें मिनिमम 100 रुपया जमा करा सकते हैं और उससे ऊपर हम 500 रुपया जमा करा सकते हैं, यानी कि 100 या 500, या हम
1000 जमा करा सकते, या हम 5000 जमा करा सकते, या हम 10,000 जमा करा सकते। ठीक है, इतनी बात चल गई। अब सुनिए, हम 100 रुपया जमा करा सकते हैं, 500 और कितना 1000 और कितना 5000 और कितना 10,000। इसका मतलब क्या हम 1 लाख रुपया नहीं जमा करा सकते? हम 1 लाख रुपया भी जमा करा सकते हैं, मगर वो फिर 10,000 रुपए की किस्तें, यानी कि 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके। क्या हम इसमें 600 रुपया नहीं जमा करा सकते? नहीं, 500 ये और 600 ये नहीं। आप 100 ऐसे कर सकते हो। आप 500 500 500 500 500 ऐसे कर सकते हो। आप 1000 फिर 1000 फिर 1000 फिर 1000 ऐसे कर सकते हो। आप 5000 फिर 5000 फिर 5000 फिर 5000 कर सकते हो। इनको बोलते हैं डिनोमिनेशन। तो आप बताइए, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप किस किस डिनोमिनेशन में पैसा जमा करा सकते? आप मिनिमम 100 500 1000 5000 और 10,000। अब एक सवाल और, कितना अमाउंट मैक्सिमम आप सेव कर सकते हो? तो मैक्सिमम की नो लिमिट। आप लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया जमा करा सकते। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर जी कानोटंकी चल रही, अभी अभी आप बताए हो कि 10,000 रुपया जमा करा सकते, अब आप बोले मैक्सिमम नो लिमिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10,000 डिनोमिनेशन है, यानी कि एक किस्त आपने दे दी 10,000, फिर आप और 10,000 फिर और 10,000 फिर और 10,000 करते 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 1 लाख भी जमा करा सकते हो। बट वो 10,000 रुपए का बंडल ही होना चाहिए और कोई नहीं। ये बात मैंने बता दी, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद ये जो है ना, इसमें 1.5 लाख से ऊपर ही टैक्स पड़ेगा, 1.5 लाख से नीचे नहीं। ये बात 1961 में इनकम टैक्स का एक सेक्शन आता 80C टैक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंडर ये बात डिसाइड हुई थी कि 1.5 लाख से ऊपर टैक्स पड़ेगा, 1.5 लाख से नहीं। ठीक है, अब मान लो आपने एनएससी जमा करा दिया और आपका 1.5 लाख रुपया हुआ और आपको गवर्नमेंट टैक्स लगा दिए। अब आप जाओगे कोर्ट में, बोलोगे हमें तो मास्टर ने पढ़ाया कि 1961 में 80C जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उसमें बताया गया कि 1.5 लाख से ऊपर टैक्स पड़ेगा, नीचे नहीं। कानोटंकी चल रही, तो आप केस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती, तो आपने 1,000 रुपया गवर्नमेंट को दिया 5 साल के लिए, उधार ही तो दिया ना। पता चल गया कि गवर्नमेंट लोगों से उधार भी लेती है, किस शक्ल में? इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड।